माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने 15 वर्ष के कार्यकाल में जिस तरह से समाज के आखिरी पायदान पर जो लोग खड़े थे और हजारों वर्षों से जो प्रदेश में और इस देश में प्रसारित थे, उन लोगों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त और मजबूत करने का काम किया। 40 करोड़ के कल्याण विभाग के बजट को माननीय नेता ने 2007 में विभाग का निर्माण कराया और आज 1600 करोड़ से ऊपर बजट करने का काम किया। चाहे इस प्रदेश में शिक्षा हो, इस प्रदेश में राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सवाल हो और इस प्रदेश में आर्थिक रूप से नौजवानों को सबल करने का सवाल हो, तीनों जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र है, इस पर माननीय नेता ने काम करने का काम किया। सबसे पहले इस देश में पहले मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार हैं, जिसने 9th शेड्यूल के लिए आरक्षण के 9th शेड्यूल के लिए प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि इस देश में नीतीश कुमार से बड़ा कोई दलित प्रेमी मुख्यमंत्री नहीं है, जिसने न सिर्फ आरक्षण पर सबसे पहले आगे आकर के इन चीजों पर प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट किया, बल्कि पंचायती राज व्यवस्था जब 2000 में जब चार्ज इन्होंने लिया 2005 में, उसके बाद जो पंचायती राज के चुनाव हुए उसमें कैसे दलितों का नया प्रतिनिधित्व आए, नया नेतृत्व आए, उसके लिए भी उन्होंने प्रयास किया। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी, जो हजारों साल तक जो लोग कभी ये सपना में भी नहीं सोच सकते थे कि हम मुखिया बन सकते हैं, जिला परिषद अध्यक्ष बन सकते हैं, उन लोगों को राजनीतिक रूप से सशक्त और नए नेतृत्व को लाने का काम किया। जहां तक कुछ लोग कहते हैं, जो लोग लंबे समय तक इस प्रदेश में इस पार्टी में रहे, उस पार्टी में थे, क्या बोल करके आए, लंबे समय तक इस पार्टी में रहे, चाहे उदय नारायण चौधरी जी हो, उदय नारायण चौधरी जी को 10 वर्ष तक बिहार विधानसभा का आजाद हिंदुस्तान में ये पहली घटना है कि कोई दलित 2-2 टर्म बिहार विधानसभा का अध्यक्ष रहा हो, वो भी माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही ये संभव हो पाया। और माननीय नेता ने अपने जाने के बाद किसको चुना इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो वो भी महादलित को। तो ये इस सोच को प्रमाणित करता है कि नेता एक दलित प्रेमी मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने इस प्रदेश के दलितों को सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। हम आग्रह करते हैं, परिवहन मंत्री भी हैं, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के हमारे मंत्री भी हैं, वो भी अपने विस्तार से इसका चर्चा करेंगे। माननीय प्रेमा जी भी हैं, दलित नेत्री हैं, लंबे समय तक दलितों पर इन्होंने दलितों के लिए काम किया है, प्रतिनिधित्व किया है और आरजेडी से नीतीश कुमार के नेतृत्व को अपना सफल नेतृत्व मानते हुए उनके नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन की है। हम आग्रह करेंगे महेश्वर हजारी जी से कि वो विस्तार से अपनी बात को रखें। मैं सबसे पहले सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे साथ जितने उपस्थित हैं, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो लोग कुछ दिन पहले दलितों की जो जिस तरह से बात की, मैं बताना चाहता हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने, उसके बाद जिस दलित ने कभी सपना भी नहीं देखा था कि हम मुखिया बनेंगे, पंचायत समिति सदस्य बनेंगे, जिला परिषद के सदस्य बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन बनेंगे, नगर निगम का मेयर बनेंगे, नगर पंचायत का अध्यक्ष बनेंगे, नगर परिषद के अध्यक्ष बनेंगे, तो आरक्षण देके वैसे पदों पर आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने दलितों को बैठाने का काम किया और सम्मान देने का काम किया। कुछ लोग कहते हैं दलित का निरादर हुआ। मैं वैसे लोगों को कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 10 वर्षों तक सबसे प्रतिष्ठित पद जो स्पीकर का होता है, उन्होंने दलित समाज को देने का काम किया। उसी तरह से जब कुर्सी देने का काम हुआ तो सबसे ज्यादा दलित समाज में भी जो सबसे पिछड़ा हुआ है, तो महादलित समाज के लोग, उनको मुख्यमंत्री कुर्सी देने का काम किया। मैं समझता हूँ कि दलित में पैदा ले लेने से कोई दलित का नेता नहीं हो जाता है। दलित समाज के लिए जो काम करता है वही दलित का सबसे बड़ा नेता होता है। और नीतीश कुमार जी से सबसे बड़ा दलित के नेता मैं बिहार में समझता हूँ, इसीलिए कि सबसे बड़े दलित के शुभचिंतक नीतीश कुमार जी हैं। इसीलिए जो विपक्ष के लोग कहते हैं, मैं सबसे पहले कहता हूँ जो MOI के समीकरण पर लोग कूद रहे हैं,
एमओआई समीकरण में बताना चाहता हूं कि जो हमारे यादव समुदाय के सबसे बड़े लीडर थे, जो जिनके उनके पौत्र हमारे पार्टी में आने का काम किया, रामनिखन सिंह यादव जी। दूसरी बात, जो हमारे सबसे बड़े यादव समुदाय के नेता थे, जो चंद्रिकाओं के पिताजी थे दारोगा राय जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बहुत दिन तक मुख्यमंत्री रहे, उनके पुत्र हमारे पार्टी में आने का काम किया। हमारे पार्टी के आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के कामों से प्रभावित होकर के और उन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन करने का काम किया। उसी तरह से मैं कहता हूँ कि माइनॉरिटी के सबसे बड़े नेता जो अली अशरफ फातमी साहब थे, जो भारत सरकार में मंत्री थे, उन्होंने नीतीश कुमार जी के कार्यों की प्रशंसा करते हुए पार्टी ज्वाइन करने का काम किया। उनके पुत्र जो विधायक है राष्ट्रीय जनता दल के, उन्होंने हाल फिलहाल में हमारे पार्टी ज्वाइन करने का काम किया। तो एमओआई समीकरण कहाँ है? एमओआई समीकरण तो धड़क गया, टूट गया। इसलिए नीतीश कुमार जी ने जो सभी जाति धर्मों से ऊपर उठ के काम करने का काम किया है, मैं समझता हूँ आने वाला चुनाव में लोगों को नीतीश कुमार जी सभी जाति धर्मों को जिस तरह से सम्मान देने का काम किया, जिस तरह से विकास करने का काम किया, जिस बिहार को कहता था कि कभी आलू बालू लालू है, कभी बिहार विकास नहीं करेगा, उस बिहार को विकास करके दिखा करके पूरे भारत में जो विकसित राज्य है, उस राज्य के भी जीडीपी दर से ज्यादा जीडीपी दर बिहार का रहा है। इसलिए नीतीश कुमार जी के आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाली है, उसमें भारी मतों से दलित समाज के लोग एग्रेसिव होकर वोट करने का काम करेगा और 200 सीट से ऊपर हम लोग एनडीए सीट जीतने का काम करेंगे। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब हम जी से आग्रह करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्री बड़े भाई महेश्वर हजारी साहब, माननीय अशोक राहुल निराला जी, योगा चौधरी जी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों भाइयों, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप लोग जानते हैं कि 2005 में बिहार के सभी वर्ग के लोग माननीय बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को तमाम सौंपा और 2005 से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी सभी वर्गों के लोगों के लिए काम किया है और उसमें सबसे ज्यादा हमारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, जनजाति के जो लोग हैं, काम किया है और वे किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप लोग जान रहे हैं 2005 में इसका बजट था, अभी लगभग 1700 करोड़ की बजट है का। और माननीय बिहार के प्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो हमारे पूरे बिहार में 85 आवासीय विद्यालय संचालित है, उस विद्यालय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन बच्चों के लिए सारा सुविधा व्यवस्था किया है। भोजन, कपड़ा और तेल, साबुन, दवाई सारा चीज उस विद्यालय में दिया जाता है और पढ़ाई की काफी व्यवस्था है। इतना ही नहीं, जो बच्चे हमारे मैट्रिक पास करते हैं, इंटर पास करते हैं और घर में रहकर के पढ़ते थे, उनके लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था किया है, प्रत्येक महीना 1000 रुपया दिया जाता है उनके खाते में, 15 केजी अनाज, और बच्चे को कहीं जाने का जरूरत नहीं है, वो बच्चे के खाते में पैसा जाता है। और माननीय महेश्वर बाबू बता रहे थे, हम लोगों के वर्ग के जो लोग थे, हमारे समाज का जो लोग थे, उनके पैर में चप्पल नहीं था, गंजी पर पहनने का उनको नहीं था। वे आदमी अभी मुखिया है, समिति है, जिला परिषद है और चेयरमैन है। ये मामूली बात नहीं है। बहुत सरकार आया, पहले बहुत गया, कहाँ कोई गरीब के बारे में सोचा। लेकिन माननीय बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी रात दिन वो बिहार के जनता के लिए और हमारे दलित, महादलित और एससी एसटी और गरीब तबके के जो भी लोग हैं, उनके लिए रात दिन सोचते रहता है। ये मामूली बात नहीं है। कोई कहता है कि ये दलित विरोधी है, हम तो दावे के साथ कहते हैं कि अगर दलित का नेता कोई है तो वह नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार के सिवा कोई नहीं है। आप जान रहे हैं कि अभी उदय नारायण चौधरी जी के बारे में बता रहे थे, कोई ऐसा था पहले, कहा कि कभी बनाया स्पीकर, सपने में भी हम लोग नहीं सोचते थे कि दलित का बेटा भी स्पीकर बनेगा और 2 बार बनाने का काम किया। पार्टी छोड़ के भाग गया, उनको चाहिए मंत्री पद,
चुनाव हार गया तो मंत्री चाहिए, कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ सत्ता भोगने के लिए यहाँ किसी को जगह नहीं है। काम करने के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के जनता के लिए जो काम करेगा उनके लिए जगह है। अभी हाल में हमारे श्याम भाई भाग गए, वो तो स्वार्थ के लिए पार्टी में आए थे, हम लोग उसी समय कर रहे थे। ये लोग सत्ता भोगने वाले लोग हैं, वहां जब सत्ता से हटा तो भाग के चले आया। हमारे नीतीश कुमार जी तो भोले भाले हैं, ये आगे पीछे देखते नहीं है, सम्मान करते हैं। आया उनको सम्मान मिला, लेकिन देख लिया कि फिर उनका क्षेत्र में इस बार गड़बड़ी होने वाला भाग गया कि कहां से हम जीते। लेकिन वहां के जनता सजग है और काफी वहां दलित लोग हैं। इस बार उनको पता चलेगा चुनाव में कि क्या होता है। मांझी साहब को माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बनाए, तो किसी से छुपा हो तो हम लोग उस समय में माननीय नीतीश कुमार जी के साथ थे और हम लोग रो रहे थे तो ये मुख्यमंत्री का पद छोड़ा तो हम तमाम सभी वर्गों के लोगों को लिए जो ये काम कर रहे हैं कि बिहार का क्या होगा, लेकिन नहीं माना। माननीय जीतन बाबू को मुख्यमंत्री बनाया। हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि मुसहर समाज के लोग मुख्यमंत्री बनेंगे और उन्होंने बना के दिखा दिया। और समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो नीतीश कुमार काम किया है, कर रहे हैं, वही कोई करने वाला नहीं है। 2005 से पहले जो मुख्यमंत्री थे वो तो केवल हमारे दलित बस्ती में जाते थे, दलित के बच्चे को बाल काटते थे, नाक का नेता पूछते थे, फोटो खिंचवाते थे। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मौका मिला तो बिहार को काफी तेजी से आगे बढ़ाया और हमारे जो दलित वर्ग के लोग हैं और जो कमजोर तबके के लोग हैं उनके लिए काफी तेजी से काम किया है। इसलिए हम तमाम दलित लोग, जो गरीब तबके के लोग हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व को विश्वास करते हैं। नीतीश कुमार जी हमारा दलित का नेता है और दूसरा कोई नहीं है। और तमाम हम लोग तो रात दिन फील्ड में रहते हैं, पटना में केवल कैबिनेट करते हैं, सीधा चले जाते हैं, क्षेत्र में रहते हैं। जनता बोलते हैं नीतीश कुमार से बढ़ के कोई नेता नहीं है। और फिर आप लोग इस बार देख लीजिएगा कि भाई बहनों से फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए का सरकार बनेगा और फिर से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इस शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय नीतीश कुमार। हम आग्रह करेंगे अपने नेत्री प्रेमा जी से कि वो अपना उद्गार करें। आदरणीय मंत्री, सम्मानित मंत्रीगण और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संचालन करने वाले हमारे मंत्री और हमारे भाई अशोक जी, मैं बड़ी जद्दोजहद झेलने के बाद जो कहा जाता है दलित समाज के नाम पे राजनीति किया गया राष्ट्रीय जनता दल में और अति पिछड़ा के नाम पे, लेकिन मैं 20 वर्षों से मैं देखती आई, खेलती आई और मुझे लगा कि यहाँ हम लोगों का कोई स्थान नहीं है, खास करके हम महिलाओं का। और मैं महागठबंधन के तहत जब जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल साथ में मिलकर के चुनाव लड़ा था, उसके तहत मैं जीत करके आई और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी के चेहरा पर, क्योंकि मैं जब महिलाओं के बीच में जाने का काम करती थी तो सीधे लोग कहते, चाहे किसी भी वर्ग की महिला हो, चाहे दलित समाज की हो, चाहे उच्च जाति के लोग हों, चाहे मध्यम वर्ग के लोग हों, सभी लोगों का एक ही सवाल मेरे साथ होता था कि आपके नेता लालू जी ने क्या किया है हम महिलाओं के लिए। तो मैं उस समय चुप होकर के सिर्फ नीतीश जी का चेहरा दिखाती थी और मैं कार्ड लेकर उनका चेहरा लेकर के घूमती थी। और जो 2004-05 के बाद से जो हम लोग नीतीश जी की जब सरकार आई और महिलाओं के प्रति जो इनका सम्मान रहा, इन्होंने जो महिलाओं के लिए जो काम किया और खास करके दलित लोगों के लिए, महादलित लोगों के लिए, जो पिछड़े लोगों के लिए जो इनके प्रति जो भाव और प्रेम मैंने देखा,
और अपने आप को उपेक्षित पाते हुए मैं जनता दल में आई, जनता दल यू में। और क्योंकि मेरा कोई नया घर नहीं था, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी के नेतृत्व में मैं काम कर चुकी थी। इसी कारणवश मैं राष्ट्रीय जनता दल मैंने ज्वाइन किया। मैं किसी पे उंगली नहीं उठाऊंगी, लेकिन पूरा बिहार जानता है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो नेतृत्वकर्ता थे या हैं, उनका क्या क्रियाकलाप है लोगों के बीच, चाहे वो दलित समाज के लोग हों, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हों, यहाँ तक कि उनके ज़्यादा समाज के लोग भी टूट गए हैं। कहते हैं कि माई समीकरण, ये समीकरण ध्वस्त हो चुका है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो महिलाओं के प्रति जो सम्मान रहा है, कन्या उत्थान योजना के तहत उन्होंने 2000 जन्म लेते ही बच्ची को के माता पिता को इस योजना के तहत पैसा देने का काम किया। और 35% बिहार सरकार ने आरक्षण दिया नौकरी में, और 50% लड़कियों को खास करके जो हमारे दलित समाज की जो और जो दलित समाज की जो हमारी महिलाएं हैं और अति पिछड़ा जो 50% टीचर में और पंचायत में आरक्षण देने का काम जो पंचायती राज चुनाव होता है उसमें जिनका के तहत 10 लाख हमारी महिलाएं काम कर रही है, जो सराहनीय है, वो कहीं नहीं जाएगी। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जो पूरे देश में बिहार राज्य की ऐसा राज्य है जो महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किया। कहने के लिए तो बातें बहुत, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे भाषा ने जो कहा, जो लड़कों के लिए भी है, जैसे 2004-05 में मात्र 13 करोड़ खर्च किया गया था। अब आज के डेट में 18-19 में करीब 1000 करोड़ खर्च किया जाता है। आगे भी संभावना है कि करीब हमें जानकारी 17 करोड़ खर्च किया जाता है। और प्रति छात्र जो छात्रावास में रहते हैं उन्हें 1000 अनुदान के रूप में तो पैसा दिया जाता है और 15 किलो अनाज। बीपीएससी और यूपीएससी में भी जो 50,000 से लेकर के 1 लाख तक का अनुदान देने का इसमें प्रोत्साहन राशि दिया जाता है छात्रों को। जो उद्यमी योजना के तहत सरकार जो भी जो हमारे दलित समाज के लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें 5 लाख का अनुदान तो 5 लाख ब्याज रहित लोन दिया जाता है। सरकार यहाँ इंदिरा आवास, जो लोग इंदिरा आवास बनाना चाहते हैं दलित समाज के लोग, उनको भी 60,000 रुपया जमीन खरीदने के लिए, अगर जमीन नहीं है तो उस व्यक्ति को 60,000 रुपया दिया जाता है। ऐसे कई सारी योजनाएं हैं जो जमीन पर चल रही है। हमारा दलित समाज, खास करके जो दलित और महादलित कहा जाता है, जो एकदम हमारा कोई नेता नहीं है, दलित का कोई नेता नहीं है। लोग ऊपर से बैठे हुए कहते हैं कि दलित के नेता हैं। एक हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ही जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, जो बहुत ही निचले पैदान से आते हैं। ये इतना बड़ा सम्मान हमें आज तक किसी ने नहीं दिया था और न देगा। शुरू से ही जगजीवन राम से लेकर के अब लड़ाई चलती है। जगजीवन राम को कोई प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, उनको बापू का नाम दे करके उनको छोड़ दिया गया। इसी तरह से कई उदाहरण हैं। और आने वाला जो चुनाव है 2020 में, ये जो चुनाव होगा एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। जो एक गठबंधन का, एनडीए गठबंधन का चुनाव है, उसमें हम लोग 200 से ऊपर सीट में आएंगे जीत करके, और राष्ट्रीय जनता दल मात्र 8 से 10 सीट तक सिमट के रह जाएगी। ये मेरा अपना अवलोकन है। अपने क्षेत्र के अनुसार और इर्द गिर्द के क्षेत्रों के अनुसार मैंने इसका मुआयना किया है। और मैं
मेरा यही शुभकामना है, क्योंकि मैं आप लोगों को साथ ही साथ जो हमारे मीडिया से बंधु जो आए हैं यहाँ पर सभी लोग हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग उसके साथ जो आप लोग क्षेत्रों में जाते हैं, पता चलता है कि वहाँ पर क्या स्थिति है, सही उसका जायजा दीजिएगा। और मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जय हिंद। जब हम निराला जी से आग्रह करते हैं वो साथियों, सबसे पहले आप प्रेस मीडिया के सभी साथी को धन्यवाद। और आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी, माननीय मंत्री श्री महेश्वर हजारी साहब, माननीय मंत्री रमेश ऋषिदेव साहब और माननीय विधायक श्रीमती प्रेमा चौधरी जी, साथियों मित्रों, जैसा कि अभी आपके समक्ष हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम सबों के आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार में काम किया है उसके बारे में चर्चा करने का काम किए। और साथियों, बहुत ही पुरजोर तरीके से मैं इस बात को बताने का प्रयास करूंगा कि आज कुछ लोग हमारे नेता के ऊपर अनर्गल आरोप लगाते हैं। उनको शायद मालूम नहीं है, और मालूम है भी तो उस तथ्य को, उस सच्चाई को उजागर करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। सरासर अपने आप वो गलत साबित हो रहे हैं, क्योंकि धरातल पे देखने की चीज है। 2005 में जब हम लोग के बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सत्ता संभाली, उसके पहले बिहार का क्या हाल था? बिहार में जिनकी सरकार थी, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि लंबे समय तक बिहार में कांग्रेस पार्टी की भी सरकार रही, उसके बाद पति पत्नी की भी सरकार रही, लेकिन इन लोगों ने जो बिहार में नरसंहारों का दौर था, उस दौर को समाप्त करने का काम नहीं किया। जो दौर में उस नरसंहारों में जो लोग लिप्त थे, उनको मुख्य धारा से विकास के रास्ते पर आगे लाने का काम नहीं किया। ये जग जाहिर है, पूरे बिहार के लोग जानते हैं। लेकिन हम लोग के नेता आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने सत्ता संभालते ही नरसंहारों के दौर को समाप्त करने का काम किया और एक विकास की लकीर खींचने का काम किया। और वो लोग जो विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, दलित, महादलित समाज के लोग थे, जो कलम छोड़कर विशेषकर उनको गलत कामों में लिप्त करने का प्रयास करने का बढ़ावा दिया जाता था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वैसे वर्ग को, वैसे वंचित समाज को, वैसे दलित, महादलित समाज के लोगों को कलम पकड़वाने का काम किया, उसके बच्चों को विद्यालय भेजने का काम किया, नामांकन कराने का काम किया। और साथियों, मैं ये भी बताने का प्रयास करूंगा कि उस कड़ी को, विकास की लकीर को 2005 से लेकर आज तक, आज 15 वर्षों में क्या था उस समय अनुसूचित जाति जनजाति का बजट 2005-06 में जिनकी सरकार थी, मैं पूछना चाहता हूँ। हमारे कल्याण मंत्री जी बता रहे थे, उस समय मात्र केवल 40 करोड़ रुपए के आसपास उनका बजट था, और कई एक विभाग अनुसूचित जाति जनजाति, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, कई एक विभाग संयुक्त रूप से काम कर रहे थे बिहार में। लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति समाज के विकास के लिए उस विभाग को अलग करके और प्रत्येक साल बजट में वृद्धि करते हुए आज उस बजट को लगभग 17.5 अरब रुपए के आसपास बढ़ाने का काम किया, खर्च भी करने का काम किया। 70%, 75% प्रत्येक साल खर्च हुए, और खर्च हुए तो किन कामों को हुए मैं बताना चाहूंगा। आज चर्चा हो रही है
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का। आप देखेंगे बिहार की जनता जानती है कि ये इतनी लक्षित योजना है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़े समाज के वैसे जो एक प्रकार से बेरोजगार थे और केवल सिर्फ बिहार में ही ये योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाने का काम किया। देश पर राष्ट्रीय स्तर पर किसी राज्य में ऐसी योजना लागू नहीं हो। और हर पंचायत में 3 अनुसूचित जाति जनजाति समाज के वैसे जो बेरोजगार लोग थे, 2 अति पिछड़े समाज के वैसे जो बेरोजगार लोग थे, उनको रोजगार सृजन करने का काम किया। 4 चक्के के गाड़ी 3 चक्के की गाड़ी खरीदवाने का हम लोगों ने काम किया। और साथ साथ वो बाहर आज अपने बाल बच्चों के साथ आए करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, अच्छा कपड़ा पहनाता है और पंचायत से लेकर जिला मुख्यालय तक सर्व समाज के लोगों के लिए यातायात कराता है। इतना लक्षित योजना मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कितना बड़े पैमाने पर काम हुआ। आज मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जिनकी चर्चा हुई, क्या है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना? माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुसूचित जाति जनजाति दलित महादलित के बच्चों को शिक्षा से लेकर और उसके साथ साथ कैसे उद्योग में स्थापित होगा, उद्योगपति बनेगा, शिक्षा से लेकर पढ़ाई से लेकर उद्योगपति बनाने तक का काम किया। और आज उद्योग विभाग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री ने केवल बिहार की योजना है 10 लाख रुपए की, उनको सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए की सहायता दी जाती है, जिसमें 5 लाख रुपए अनुदान है और 5 लाख रुपए वो आय करके उद्योग स्थापित करके और धीरे धीरे सरकार को देगा, भरेगा। और इतिहास गवाह है कि छोटे छोटे पूंजी लगाकर इस देश में करोड़पति और पति बनने का लोग काम किया है। एक प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने वैसे वंचित समाज, दलित महादलित समाज के बच्चों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार देकर, शिक्षा से जोड़कर और उद्यमी योजना के तहत उसको उद्योगपति बनाने का काम कर रहे हैं। मैं बताने का प्रयास करूंगा कई प्रकार की योजनाएं। आपने महादलित विकास मिशन की स्थापना माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। क्या है महादलित विकास मिशन की? वो प्रत्येक अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के बारे में उसकी शैक्षणिक, उसकी आर्थिक और उसकी सामाजिक स्तर से अध्ययन करके और कैसे वो आगे बढ़ेगा, विकास ले कैसे आगे जाएगा, इसके लिए काम किया गया। और उसी कड़ी में जो मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना है, ये पूरे के पूरे केवल बिहार में योजना चल रही है। वैसे गरीब माता पिता अनुसूचित जाति जनजाति समाज के बच्चों के जो पहली परीक्षा बीपीएससी परीक्षा की पहली परीक्षा पास करते थे, यूपीएससी की पहली परीक्षा पास करते थे, उनके बच्चों को 1 लाख रुपया और 50,000 रुपये की सहायता देकर और उसको सिविल सेवा में पढ़ाने का काम किए। और आज वो वर्ग खुशहाल है और मुझे खुशी हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी को लोग धन्यवाद देते हैं कि आज लगभग 2,500 से ऊपर छात्र इसका लाभ ले चुके हैं। उसी कड़ी में मैं बताने का प्रयास करूंगा कि आज जिनकी चर्चा कल्याण मंत्री जी कर रहे थे, आज अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय है पूरे बिहार में, जिसमें सब प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है। आज सभी आवासीय विद्यालयों को इंटर तक कर दिया गया और उसमें आज 750 बच्चे एक विद्यालय में छात्रावास के रूप में रह के और अध्ययन करते हैं। आज कम से कम 70,000 अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे रहकर और 1 से लेकर इंटर तक की पढ़ाई कर रहे हैं। इतने ग्रोथ को बढ़ाने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया, उस समाज को आगे लाने का काम किया। उसी प्रकार से कई योजनाओं की हम लोग चर्चा करने लगेंगे तो लंबा समय लगेगा, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि इस बिहार के धरती पर शराबबंदी की जिस प्रकार से मैं तो कहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग हथेली पर उठाए हैं और कहते हैं कि हमारे घरों को बचा दिए,
हमारे नौनिहाल बच्चे और बच्चियां जो पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं करते थे, अच्छे कपड़े नहीं पहनते थे, उनको उनके अभिभावक को शराब से मुक्त करके और उनके घरों की माली हालत में सुधार लाते। इतना बड़ा काम संतों महापुरुषों ने, परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी उस समाज के प्रति यही कहा था उस समय कि अगर दलित, महादलित, अनुसूचित जाति जनजाति के समाज के लोग अगर केवल शराब से अपने आप को दूर कर ले तो उसका बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा, उसका बहुत बड़ा विकास हो जाएगा। और परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर के सपना को और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपना को एक बिहार के धरती पर माननीय नीतीश कुमार जी ने पूरा करने का काम किया है, इसलिए दलित अपना रहा है। इसलिए साथियों मैं कहूंगा कि आज दूसरे को जो विपक्ष में लोग हैं उनको कहने का कोई मौका नहीं है, कोई आधार नहीं है, तथ्यहीन है और लगातार विकास करके आज उस समाज को विकास के मुख्य धारा से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जुड़ने का काम किया है। इसलिए मैं भी चंद बातों के साथ यही कहूंगा कि बिहार की जनता सब कुछ जानती है, देख रही है और आज जिस प्रकार से उस शासन का और विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग उस शासन से कांप जाते हैं, केवल जाति के नाम लेकर, धर्म के नाम लेकर, समाज को बांटकर और सत्ता को हसियाना चाहते हैं। और कभी कभी जब चुनाव आता है तो विपक्ष में बैठे लोग यहाँ तक कहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण पर भी बात उठाते हैं। जब चुनाव आता है तब विपक्ष में आरजेडी के लोग इस बात को हवा देते हैं। लेकिन हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी शुरू से लेके आज तक ये कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक रहूंगा, तब तक अनुसूचित जाति जनजाति के किसी प्रकार के जो प्रावधान है उन पर आंच आने नहीं दूंगा। इसलिए दलित सारा दिन इस बात को जानता है, समझता है, इसलिए नीतीश कुमार जी को अपनाता है और भविष्य में भी अपनाएगा, इसमें कहीं बुरा नहीं। इसलिए साथियों इन चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आप सबके प्रति धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। प्रश्न पूछना हो तो आज अचानक से आप लोगों को इतना बताने की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ, आज अचानक से आप लोगों को दलितों के बारे में सरकार ने क्या किया बताने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, जब लोग पार्टी छोड़कर जाते हैं तो अपनी बात कहते हैं। जो लोग पार्टी अभी छोड़ के गए उन लोगों ने नीतीश कुमार जी के बारे में जो आरोप लगाया, वो आरोप लगाया कि हम दलित विरोधी हैं नीतीश कुमार। तो निश्चित रूप से जो लोग नीतीश कुमार के साथ और नीतीश कुमार को मानते हैं कि नीतीश कुमार एक दलित प्रेमी मुख्यमंत्री हैं, उनका ये जवाबदेही बनता है कि उनके बातों को राजनीतिक रूप से उनके बातों को जवाब दें। इसीलिए जो हमारे पार्टी के जो सम्मानित नेतागण हैं, हम सब लोगों ने निर्णय किया जिस तरह से उनके ऊपर इस चुनाव के समय एक भ्रामक प्रचार उनके बारे में किया जा रहा है, उसका हम लोगों को जवाब देना चाहिए। इसलिए हम लोग उनका जवाब दे रहे हैं। ये तो हम उनका काम ही कर दिखा रहे हैं। जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं उनको जवाब दे रहे हैं, जनता को जवाब नहीं दे रहे। जो लोग 9 साल तक उस पार्टी में रहे और जब छोड़ करके आए तो उनको कहा कि वो दलित विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी पार्टी है, बयान उठाइए पुराना। और जब यहाँ छोड़ करके गए तब लगता है कि दलित विरोधी है। तो किसी व्यक्ति को 11 साल लग जाए किसी को समझने में कि वो कैसा व्यक्ति है और किसका पक्षधर और किसका विरोधी है, तो उसका क्या कहा जा सकता है? टिकट का जब बंटवारा होगा तो क्या हम माने कि उचित प्रतिनिधित्व दलितों को आप देंगे? टिकट बंटवारे के सुरक्षित सीट ही नहीं, बाकी सीटों से जो रिजर्वेशन व्यवस्था है उसका पालन करेंगे आप लोग? जिस व्यक्ति ने इस प्रदेश में नए राजनीतिक चेहरों का लाने का काम किया, पहली बार जब पंचायतों में आरक्षण लागू कराया, लगभग 10,000 ऐसे प्रतिनिधित्व को इस प्रदेश में दलितों को आरक्षण देकर मुखिया और जिला परिषद बनाने का काम किया, तो उस व्यक्ति से ये प्रश्न पूछने का क्या सवाल? निश्चित रूप से नीतीश जी को जब जब मौका मिलेगा, जो व्यक्ति अपना पद एक महादलित को दे सकता है, उस व्यक्ति से हम समझते हैं कि ये प्रश्न पूछने का कहीं कोई सवाल ही नहीं होता। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक दलितों पर अत्याचार के मामले में बिहार पिछले कई सालों से लगातार दूसरे नंबर पर है। इस पर आप
देखिए, एनसी जो आप आंकड़े बता रहे हैं, उन आंकड़ों को अगर आप पूरा देखिएगा तो उन आंकड़ों में कमी भी आएगी। दलितों पे जो अत्याचार के जो पहले आंकड़े हैं, 15 वर्ष का आप कार्यकाल देखिए, किस तरह से इस प्रदेश में नरसंहार हुए दलितों पर, और नीतीश कुमार के 15 वर्ष के कार्यकाल को देखिए, कितने क्या हुआ है इन 15 वर्ष। इसलिए आंकड़े अगर आप देखिएगा, आंकड़ों में कमी आई है, आंकड़ों में कमी आई है, दलितों के अत्याचारों पर कमी आई है, दलितों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सबल किया गया है इन 15 वर्ष के कार्यकाल। नरसंहार की बात है, जहाँ जो दलित एक्यूज थे वो तो सजा पाए, लेकिन जो दूसरे जाति एक्यूज थे वो सब एक सेकंड बने हुए। बिहार सरकार नहीं गई, नहीं। और 2006 में आपकी सरकार बनने के बाद अपने अमृतदास आयोग को स्क्रैप किया, जो रणवीर सेना और एक कुछ नेताओं का साठगांठ को उजागर करने के लिए बनाया गया था, लेकिन आपने उसको स्क्रैप किया। आखिर क्यों किया ऐसे? सबसे ज्यादा दलितों की हत्या लालू यादव राज में हुई थी, अमृतदास आयोग बना था, आपकी सरकार आते ही उसे क्यों स्क्रैप की? आपने क्यों नहीं? कितने समय तक अमृतदास आयोग का चला रहा था? आपने भागलपुर दंगे के आरोपी को क्यों दोबारा सजा दिलाया? उस केस को क्यों खुलवाया था? वो तो उससे भी पुराना था। आपने भागलपुर दंगे जबकि वो ये नरसंहार से भी पुराना। देखिए, अब हम समझें, न्यायालय का निर्णय होता है। न्यायालय के निर्णय में हमारी कोई भूमिका नहीं होती कि सरकार उसमें क्या भूमिका करती है। सरकार ने अपना पक्ष रखा, न्यायालय ने निर्णय दिया, जो न्याय निर्णय हुआ उसका सरकार अपने नए सरकार की ये जवाबदेही है और सरकार के मुखिया की जवाबदेही है कि जो योजनाओं का वो निर्माण करे उसके लिए बजट का प्रावधान। माननीय नेता ने, मैं मानता हूं कि माननीय नेता ने जितने बजट का प्रावधान किया पिछले अपने 15 वर्ष के कार्यकाल में, आजाद हिंदुस्तान में उतने बजटों का प्रावधान, जो इंक्रीज ऑफ बजट इन शेड्यूल कास्ट अभी तक किसी राज्य ने नहीं किया। इसलिए हम कहते हैं कि नीतीश कुमार की भावना दलितों के उत्थान के लिए है, नीतीश कुमार की भावना अति पिछड़ों के उत्थान के लिए, नीतीश कुमार की भावना महिलाओं के उत्थान के लिए। इसलिए बचाना किसका काम है? विकास का काम है, तो हमारा काम है कि जहाँ पर केसेस हो उस केसेस का हम अपना अनुपालन करें ठीक से, उसका अनुसंधान करें ठीक से। न्याय निर्णय का काम कोर्ट का होता है, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के 7 फरवरी में पटना आए, मैं उसको कोट कर रहा हूँ, बिहार में दलितों पर अत्याचार के जो मामले हैं, नेशनल जो एवरेज है 42% उससे दोगुना है, यानी हमारा और कन्विक्शन रेट 4% है। तो 42 जो नेशनल एवरेज है उससे दोगुना 84% बिहार में। आज आप किस मुंह से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार दलित विरोधी नेता है? नहीं, आप उसको डिफरेंटली पुट कर रहे हैं ना। आप एनसीआर की रिपोर्ट और नेशनल जो शेड्यूल कास्ट कमीशन की रिपोर्ट, मेरी बात सुनिए, आपने अपना प्रश्न कर दिया ना, आप आर्गुमेंट क्यों कर रहे हैं? आपने अपना प्रश्न पूछ दिया, लेट मी आंसर, हम अपना जवाब देंगे आपको। आप जो प्रश्न कर रहे हैं नेशनल कमीशन का कि 4% यहाँ पर कन्विक्शन रेट है, ये कन्विक्शन रेट तो कोर्ट का है ना, कोर्ट निर्णय करती है, हमारा तो उसकी भूमिका नहीं है। हम अनुसंधान करके कोर्ट को देते हैं। अब उसमें न्यायालय का क्या निर्णय होता है, कैसे न्यायालय निर्णय करती है, कैसे गवाह बदल जाते हैं, उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। हाउ कैन यू अक्यूज फॉर मी? पता है लेकिन जो नेशनल एवरेज 42% है उससे दोगुना। जानकारी हमारे पास है, मैं उसी पर आपका जवाब दूंगा। जवाब दिया, लेकिन जो हमारे